तो बच्चों, आज हम लोग NCERT क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मैटर, प्योर, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो आज हम लोग जो है, अब हम लोग एलिमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे और उसका मतलब समझेंगे। तो आपकी बुक में दिया गया है एलिमेंट्स के बारे में कि दे कैनॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी कि उन्हें और छोटे सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आपने आयरन रॉड लिया, लोहे की एक छड़ ले ली, तो उस लोहे की छड़ को अगर आप तोड़ेंगे भी तो जो टूटने के बाद बनेगा वो भी लोहा ही होगा। आप चाहे उसे गर्म कीजिए, चाहे आप उसे ठंडा कीजिए, चाहे उसे जो है हैमरिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसके बाद भी वो आयरन का अगर रॉड है तो उसमें आयरन ही रहेगा। ठीक है, तो इसका एक सिंपल मतलब ये हो गया। अब दूसरा भी एक डेफिनेशन है, इसको और अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस। ठीक, और दूसरा, एवरी एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इट्स ओन टाइप ऑफ एटम, यानी कि एलिमेंट का एक और डेफिनेशन क्या है कि एलिमेंट जो है एक ही प्रकार के एटम्स से बना होता है। यानी कि अगर हमने गोल्ड लिया, प्योर गोल्ड लिया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के एटम होंगे। प्योर आयरन की रॉड ली तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम्स होंगे। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स की पहचान है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, और दूसरा मैंने आपको बताया है कि पीरियोडिक टेबल में जो भी सिंबल रहेगा वो एलिमेंट का ही होता है। ठीक, अब इसके बाद ये आपकी बुक में दिया गया है कि एलिमेंट्स जो हैं, सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल जो हैं, इन्होंने एलिमेंट शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये डिटेल्स हैं कुछ, और उसके बाद आपको एक चीज़ और देखनी है इसमें कि केमिस्ट्री में हम लोगों ने एलिमेंट्स को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में बांटा है। तो आपकी बुक में जो दिया गया है कि एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, तो इसमें मेटल की क्या प्रॉपर्टी हैं, नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी हैं, ये हम लोगों ने क्लास 8th में मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ा है। तो आप लोग एक बार उसको फिर से देख सकते हैं कि मेटल्स आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर लश्यरस, दे आर सोनोरस, इस टाइप से। और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी ठीक इसका अपोजिट रहेगा। तो इसमें मेलिएबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, लश्यरस, सोनोरस ये क्या है, इसके लिए आप लोग जो है क्लास 8th का या तो मेरे द्वारा बनाया गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वीडियो देखेंगे, उसमें भी हमने उसको क्लियर किया है। तो वापस अब देखिए पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में जो आपको बैगनी कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये सब जो है मेटल्स के द्वारा ऑक्यूपाइड है। ठीक, तो मैक्सिमम इसमें मेटल्स हैं। फिर येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है वो नॉन मेटल्स हैं, और लाइट ग्रीन में जो दिखाई दे रहा है वो सब मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड्स क्या हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच की है। तो फिलहाल हमें इस चैप्टर में ये देखना है कि इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी सिंबल दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में जैसे लिखा है कैपिटल C स्मॉल o, अब पूछा है कि ये क्या है, तो आपको तुरंत लिख देना है कि ये एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 27 पे इसी का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम लोग कंपाउंड पे। तो देखिए, कंपाउंड की जब आप डेफिनेशन देखेंगे तो एलिमेंट की डेफिनेशन और क्लियर आपको हो जाएगी। तो आपकी बुक में दिया गया है, ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि एक से अधिक एलिमेंट जब केमिकली कंबाइंड करेंगे, केमिकली कंबाइंड का मतलब कि उसके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होगी। ठीक है, जैसे कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, 1 हाइड्रोजन का एटम 1 क्लोरीन का एटम मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। तो ये जो कंपोजिशन है ये फिक्स्ड है। आपने चावल में कंकड़ मिलाया, जब मन किया आपने कंकड़ मिला दिया, जब मन किया आपने उसमें से कंकड़ निकाल लिया, तो वो कंपाउंड नहीं है। लेकिन 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलके वाटर मॉलिक्यूल बना दिए, तो अब ऐसा नहीं कि आपने जब मन चाहा उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, जब मन चाहा जोड़ दिया। ठीक है, तो ये यहाँ जो रेशो ये फिक्स्ड है,
दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम फिक्स्ड है तभी वाटर बनेगा, एक हाइड्रोजन का एटम एक क्लोरीन का एटम फिक्स्ड है तभी हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, केमिकली कंबाइंड का मतलब ही यही हुआ कि आप उसमें अपने हाथ से या फिजिकल मेथड से आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई कंपाउंड की डेफिनेशन। अब कंपाउंड को पहचानने का क्या तरीका है, अगर कोई फार्मूला लिखा है और उसमें एक से अधिक एलिमेंट के सिंबल हैं तो वो कंपाउंड कहलाएगा। जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है कैपिटल एच, कैपिटल सी और उसके बाद एल, तो एच भी पीरियोडिक टेबल में दिख रहा है एटॉमिक नंबर 1 पे, Cl भी दिख रहा है एटॉमिक नंबर 17 पे, तो इसका मतलब एक से अधिक एलिमेंट हैं, फिक्स्ड रेशो में हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद वापस आते हैं हम लोग कि हम लोगों ने बुक में देखा है मिक्सचर, तो मिक्सचर क्या हुआ, जब एक से अधिक प्योर सब्सटेंस या एक से अधिक एलिमेंट या एक से अधिक कंपाउंड या फिर एक एलिमेंट या कंपाउंड मिक्स होते हैं आपस में तो वो मिक्सचर बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ एक टर्म है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन जो टर्म है हम लोग जो 7th 8th में पढ़ते आए हैं कि जब सोल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में मिक्स होते हैं तो सोल्यूशन बनाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सोल्यूशन भी एक प्रकार का मिक्सचर है। अब ये जो सोल्यूशन या मिक्सचर ये जो है इसके दो प्रकार के नेचर होते हैं, होमोजिनस और हेट्रोजिनस। तो होमोजिनस इस शब्द को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, होमो प्लस जिनस, होमो, होमो मतलब एक जैसा। ठीक है, तो जो एक जैसा दिखे या जिसकी प्रॉपर जो सल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बाद इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसे होमोजेनस सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि पानी में आपने नमक डाला, अब नमक जब उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा तो वो पूरे पानी को नमकीन बना देगा। अब आप पानी ऊपर से पिएं, बीच में से पिएं या बॉटम में से पानी निकाल के पिएं, सबका स्वाद एक जैसा रहेगा, देखने में भी वो एक जैसा रहेगा, तो वो क्या कहलाएगा, होमोजेनस सॉल्यूशन। ठीक है, अब होमोजेनस सॉल्यूशन का एक ही टाइप होता है, उसे कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन का जो एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया कि पानी में नमक डाल दीजिए, पानी में चीनी डाल दीजिए, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इवनली एक जैसा, और एक जैसे को ही हम यहाँ क्या कहेंगे, होमो, तो होमोजेनस सॉल्यूशन। अब इसके बाद सेकंड टाइप है इसका हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। हेट्रो मतलब एक जैसा नहीं होना, यानी कि पानी में हमने कुछ ऐसा मिलाया जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, हेट्रोजिनस। जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि पानी में आपने पाउडर मिला दिया, तो आप पाउडर मिलाएंगे, टेल्कम पाउडर मिलाएंगे तो वो पाउडर ऊपर ही रहेगा, तो हमें वो देखने में ही दिख रहा है कि नहीं ये दो चीज़ें हैं। अगर वो देखने में ना भी दिखे, जैसे पानी में मिट्टी मिला दीजिए, ठीक है, तो पहले लगेगा सारा पानी मटमैला है, लेकिन थोड़ी देर बाद सारी मिट्टी नीचे आके बैठ जाएगी और फिर हमें दिखाई देगा दो लेयर हैं। ठीक, तो जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता है उसे कहते हैं हेट्रोजेनस सॉल्यूशन। अभी हेट्रोजेनस सॉल्यूशन में इसके दो टाइप्स हैं, कोलाइड्स और सस्पेंशन। तो सस्पेंशन तो बहुत आसानी से आप लोग पहचान लेंगे, कोलाइड्स जो है ये देखने में होमोजिनस लगेगा लेकिन इसकी प्रॉपर्टी हेट्रोजिनस होगी। तो चलिए सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन, इसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन तीनों को पढ़ने के पहले हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे और तीनों का एक एक एग्जाम्पल दिमाग में फिट कर लेंगे और उसी एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग एक एक करके पॉइंट आउट करेंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, अब जब भी जनरली अगर किताब में कहीं सोल्यूशन लिखा है, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जनरली अगर किताब में कहीं आप पढ़ रहे हैं और सोल्यूशन लिखा है तो इसका मतलब वो ट्रू सोल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब वो होमोजेनस सोल्यूशन की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, सॉल्टी वाटर, यानी कि पानी में आपने NaCl डाल दिया, यही इसका एग्जांपल है। सेकेंड क्या हो गया, कोलाइड्स। अब बुक में या तो कोलाइड्स लिखा होगा या फिर कोलाइडल सोल्यूशन लिखा होगा, तो इसका एग्जांपल क्या दिमाग में रखेंगे, मिल्क। फिर तीसरा है सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन या सस्पेंशन सोल्यूशन, इसका एग्जांपल दिमाग में रखेंगे सैंड इन वाटर। अब देखिए ये तीन एग्जांपल की मदद से हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को अब पढ़ेंगे। तो इन तीनों में सबसे बड़ा जो एक इनको डिफ्रेंशिएट करने का जो मेन पॉइंट है वो है साइज ऑफ द पार्टिकल। जब भी हमने सॉल्यूशन बनाया या मिक्सचर बनाया तो एक में दूसरी चीज़ मिलाते ही हैं, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। तो
जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम दूसरी चीज़ को डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, तो जिस मीडियम में हम कोई चीज़ डाल रहे हैं वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, और जिस चीज़ को हम मिला रहे हैं वो क्या हो गया, सोल्यूट। ठीक। एक्चुअल में सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्वेशन करता है। सॉल्वेशन का मतलब ये हुआ कि अपने अंदर दूसरे को घोल लेना, ठीक है। और सोल्यूट क्या हो गया, जो कम मात्रा में हमने उसमें सोल्यूशन में मिलाया है। तो अब जो है, जैसे पानी में हमने नमक को मिलाया, तो नमक जो है पानी में घुलने के बाद जो नमक के कण हैं उनकी साइज़ डिज़ोल्व होने के बाद 1 नैनोमीटर से भी कम हो जाती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रू सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन का सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल की साइज़ 1 नैनोमीटर से कम है। 1 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर। तो अगर हमने सोल्यूशन में कोई चीज़ डाली और वो घुलने के बाद या पानी में जाने के बाद उस पार्टिकल की साइज़ 1 नैनोमीटर से कम हो गई तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनस सोल्यूशन होता है। ठीक। अब हमने पानी में कोई चीज़ मिलाई और घुलने के बाद या उसमें मिलने के बाद, पानी से मिलने के बाद उस सोल्यूट पार्टिकल की साइज़ 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में अगर रहेगी तब हम उसे क्या कहेंगे, कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है। तो अगर पार्टिकल की साइज़ 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है तब हम उसे कोलाइडल सोल्यूशन कहेंगे। और तीसरा पॉइंट, सस्पेंशन। अगर जो भी चीज़, जिस भी चीज़ को हमने पानी में मिलाया है, अगर पानी में जाने के बाद उसकी साइज़ 100 नैनोमीटर से ज़्यादा है तब हम उसे क्या कहेंगे, सस्पेंशन। देखिए, यही पार्टिकल की साइज़ का ही इकलौता ऐसा पॉइंट है जो तीनों में अलग अलग है। सॉल्यूशन के लिए अलग है, कोलाइड्स के लिए अलग है और सस्पेंशन के लिए अलग है। इसके बाद जो है कई ऐसी प्रॉपर्टी आएंगी जो दो में एक जैसी होंगी, एक में अलग होंगी। ठीक है। तो अब हम लोग फिर एक सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है फिल्ट्रेबिलिटी, यानी कि फ़िल्टर करना। अब इसके लिए पहले समझ लें कि फ़िल्टर कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फ़नेल लेंगे, ठीक है। फ़नेल मतलब कुप्पी, जैसे कि आप देखते हैं ना मिट्टी का तेल डाला जाता है किसी डब्बे में तो कुप्पी लगाई जाती है, उसे फ़नेल कहते हैं। फ़नेल के मुंह पे फ़िल्टर पेपर केमिस्ट्री लैब में उपलब्ध होता है, मोटा पेपर होता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत जो कैपिलरी एक्शन के टाइप वाले बहुत छोटे पोर्स होते हैं और देखने में खुरदुरा रहता है। तो ये फ़िल्टर पेपर का एक तिकोना बनाएंगे और उस फ़नेल में फिट कर देंगे। फिर बीकर से जो भी हमारा सोल्यूशन है उसको उस फिल्टर पेपर पे डालेंगे। अब फिल्टर पेपर से छन के जो है, जो लिक्विड नीचे आएगा कोनिकल फ्लास्क में उसे फिल्ट्रेट कहेंगे, और जो ऊपर फिल्टर पेपर में रह जाएगा उसे हम रेसिड्यू कहेंगे। ठीक है। तो एक एग्जांपल जैसे लेते हैं कि हमने क्या किया, पानी में रेत मिला दिया, ठीक है। तो पानी में रेत मिला दिया और पानी में रेत मिलाने के बाद हमने उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर करने की कोशिश की, तो क्या देखेंगे हम कि रेत ऊपर रह जाएगी और जो उसमें का पानी है वो फिल्ट्रेट के रूप में नीचे आ जाएगा। तो वापस अब आते हैं, इसी को हम फिल्ट्रेबिलिटी टर्म में पढ़ेंगे कि अगर सस्पेंशन को, यानी कि पानी प्लस रेत के सोल्यूशन को अगर हम फिल्टर पेपर पे डालें तो क्या होगा, जो रेत है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो फिल्ट्रेबिलिटी में हम लोग क्या लिखेंगे, डू नॉट पास फ्रॉम द फिल्टर पेपर, थ्रू द फिल्टर पेपर। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, पानी में नमक मिला हुआ है। अब हम अगर इसको फिल्टर पेपर पे डालेंगे भी तो ऐसा नहीं होगा कि नमक ऊपर रह जाएगा, वो नमक पानी के साथ ही नीचे आ जाएगा। यानी कि फिल्टर पेपर या कोई कागज़ पानी में से नमक को अलग नहीं कर सकता है। ठीक है। तीसरा, अब कोलाइडल सोल्यूशन का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिमाग में रखने बोला था, दूध। ठीक है। तो गाय ने या भैंस ने दूध दिया, अब आप उसको फ़िल्टर पेपर पर डाल के आप सोचें कि उसमें का सारा मक्खन मलाई निकल जाए और सिर्फ पानी नीचे चला आए, क्योंकि देखिए दूध में भी मैक्सिमम पानी ही होता है, उसी में फ़ैट डिज़ोल्व्स होते हैं। तो पानी सिर्फ नीचे आए और बाकी सब ऊपर रह जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ़िल्ट्रेबिलिटी में ट्रू सोल्यूशन भी फ़िल्टर पेपर से एकदम पास हो जाता है, कोलाइडल भी पास हो जाता है, लेकिन सस्पेंशन सोल्यूशन पास नहीं हो पाता है, उसके सोल्यूट पार्टिकल्स ऊपर ही रह जाते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट है सेटलिंग। सेटलिंग का मतलब ये हुआ कि पानी में आपने नमक मिलाया, घुल गया और उस ग्लास को आपने टेबल पे रख दिया। अब 1 घंटा, 2 घंटा, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, क्या ऐसा होगा कि अपने आप सारा नमक नीचे आ जाए और पानी ऊपर रह जाए?
नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब इसमें सेटलिंग नहीं होती है, एक बार कोई चीज़ घुल गई तो घुल गई, ठीक है। तो पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन कीपिंग, ये किसके बारे में हो गया? ट्रू सोल्यूशन के बारे में। अब आ गया कोलाइडल, तो फिर से आप एग्जांपल लेंगे कोलाइडल का, दूध। अब दूध को अगर हम किसी ग्लास में रख दें तो ऐसा कतई नहीं होगा कि अपने आप दूध में से सारा प्रोटीन और कैल्शियम सब अलग हो जाए और पानी अलग हो जाए। तो ये इसका मतलब भी क्या हुआ कि इसको रखने पे ये सेटल डाउन नहीं होता, इसमें के जो जो भी चीज़ें घुली हुई हैं वो अपने आप नीचे नहीं आने वाली या अपने आप ऊपर नहीं जाने वाली। लेकिन पानी में अगर हमने रेत मिलाया है, तो जैसा कि मैंने आपको इस फिगर में बताया, पानी में अगर रेत मिलाया है, कुछ देर बाद सारा रेत नीचे आके बैठ जाएगा, इसका मतलब सेटल डाउन हो जाएगा। तो सस्पेंशन क्या दिखाता है? सेटलिंग प्रॉपर्टी दिखाता है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद फिर से आते हैं तीसरे नंबर पे, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमने सॉल्वेंट में जो भी चीज़ घोली है, क्या वो हमें अपने आँख से दिखाई दे रही है? अगर दे रही है तो यस, नहीं दे रही है तो नो। तो देखिए फिर से हमने इसका ट्रिक क्या बताया है आपको? ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन का एग्जांपल क्या आया? पानी में नमक। तो क्या पानी में नमक घुलने के बाद नमक दिखाई देता है? नहीं, तो विजिबिलिटी क्या होगी इसकी? नो। फिर दूध। दूध मतलब पानी में फैट, कैल्शियम इत्यादि मिले हुए हैं, तो क्या हमको देखने से दिख जाता है कि हाँ पानी में ये चीज़ें मिली गई हैं, देखो ये फैट है, ये कैल्शियम है? ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता है, तो इसका मतलब इसमें भी विजिबिलिटी नहीं है। तीसरा, पानी में रेत मिला देंगे तो तुरंत उसकी विजिबिलिटी हमको दिखाई दे जाएगी कि हाँ ये यहाँ रेत है, ठीक है। तो इसके ये हो गया विजिबिलिटी का पॉइंट। इसके बाद आ गया हम लोग अब इसके आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब ये टिंडल इफेक्ट को समझने के पहले इसकी डेफिनेशन को हम समझेंगे कि टिंडल इफेक्ट एक्चुअल में है क्या। तो टिंडल इफेक्ट का सीधा सा मतलब है स्कैटरिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, ठीक। अब स्कैटरिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए, आपने एक गुब्बारा लिया, उसमें पानी भर दिया, ठीक है। अब उस बलून को जोर से दीवार पे फेंकिए, बलून सीधे जा रहा था, दीवार से टकराया और उसके अंदर का पानी चारों तरफ फैल गया। तो दीवार पे किस प्रकार की आकृति बनेगी आप समझ सकते हैं? सभी दिशाओं में पानी फैल गया, जो कि एक ही दिशा में जा रहा था। तो ठीक उसी प्रकार से जब जो है सूर्य की किरणें या लाइट रेडिएशन सीधे ट्रेवल करती हैं, ये आप पहले से जानते हैं, जब ये किसी से टकरा जाती हैं, ठीक है, टकराने के बाद अगर ये फैल गई तो हम उसके फैलाव को क्या कहेंगे या उसके डेविएशन को क्या कहेंगे? स्कैटरिंग, ठीक है। और यही स्कैटरिंग की प्रक्रिया जो है इसे हम लोग टिंडल इफेक्ट कहेंगे। अब टिंडल इफेक्ट कब कहेंगे? जब ये स्कैटरिंग छोटे छोटे पार्टिकल्स के द्वारा होगा, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स या वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब टिंडल इफेक्ट के बारे में हम लोग जो है, देखिए आपके बुक में भी दिया गया है, बुक में एक फिगर दिया गया है कि एक ग्लास में आप लोग जो है पानी में नमक डाल के रख देंगे और टॉर्च जलाएंगे, ठीक है, उसके साइड से। तो आप देखेंगे कि वो पूरी रोशनी आर पार हो गई, लेकिन कुछ ग्लास में अलग विशेष नहीं दिखाई दिया। लेकिन अगर आप जो है पानी या दूध ले लें, उसमें से टॉर्च को की रोशनी पास कराएं, तो क्या होगा कि वो जो दूध ग्लास में जहाँ दूध है वहाँ से जब रोशनी गुजरेगी तो वो पूरा पोर्शन चमकने लगेगा, ग्लो करने लगेगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है कि जैसे हम लोग जब खादी के कपड़े पहनते हैं तो उसको माड़ी देते हैं, ठीक है, स्टार्च। तो ये मार्केट में स्टार्च के नाम से मिलता भी है, कपड़ों में लगाया जाता है। तो जब हम माड़ी देते हैं तो उस माड़ी को अगर आप उस स्टार्च को जब आप पानी में घोलते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। क्यों कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है? क्योंकि उस स्टार्च के पार्टिकल की साइज़ पानी में घुलने के बाद 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में रहती है, ठीक है, या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगी, तभी हम उसे कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। तो पानी में जब आप स्टार्च मिलाएंगे तो भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, दूध जो है वो ऑलरेडी कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो ये अपने पाथ को ग्लो करता है। जैसे कि अब यहाँ देखिए, जो पहला बीकर है उसमें पानी और नमक है, इसलिए कोई भी जो लाइट का जो मार्ग है, जो रास्ता है उसका, जो उसका डायरेक्शन है, वो कहीं हमें नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन सेकेंड बीकर में आप ध्यान से देखिए तो जहाँ से लाइट पार हुआ है, बीकर के आर पार हुआ है, वो उतना पोर्शन हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये चमकता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? तो सीधी सी बात है कि लाइट रेडिएशन वहाँ से गुजर रही थी, और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं, जो कोलाइड्स के जो कण हैं, जो कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की साइज़ के हैं, वो लाइट रेडिएशन जब उनसे टकराती हैं तो वो अपना रास्ता
जो है बदल देती हैं, वो डेविएट हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं, चारों तरफ फैल जाती हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे लाइट रेडिएशन एक हाथी है, अगर हाथी के रास्ते में चींटी आ जाए तो हाथी अपना रास्ता नहीं बदलेगा। तो ये किस में हुआ, जब पानी में आपने नमक डाला, नमक घुल के इतना कम हो गया कि वो चींटी के जैसा हो गया, अब वो लाइट का रास्ता नहीं बदल सकता। लेकिन यहाँ कोलाइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो एक पेड़ के जैसे हैं, तो भाई हाथी के सामने पेड़ आएगा तो हाथी जो है या तो उससे टकराए या फिर थोड़ा सा अपना रास्ता बदल दे। तो यहाँ जब लाइट रेडिएशन कोलाइडल पार्टिकल से टकराती हैं तो वो अपना रास्ता बदलती हैं, और इसी दौरान चूंकि उस पार्टिकल से वो टकराई हैं और टकराने के कारण वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल के पार्टिकल्स हैं, वो चमकने लगते हैं। ठीक है, तो उसी चमक के कारण हमें ये ग्लो दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल पार्टिकल्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट जो है कई रूपों में आप लोग और भी देखे होंगे, जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं। ये देखिए, अब ये पानी ले लिया और ये कोई जो है हमने कुछ और कलर्ड सोल्यूशन ले लिया, तो उसमें भी टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा। या फिर ये आपके साथ अक्सर ऐसा हुआ होगा कि क्लास में आप बैठे हैं और ऊपर क्लासरूम में एकदम जो है छत के पास में जो झरोखा बना है वहाँ से सूरज की रोशनी जब क्लास में अंदर आती है तो धूल के सारे कण चमकते हुए दिखाई देते हैं। अगर वो चमक रहे हैं इसका मतलब कि सूरज की रोशनी उनसे टकरा गई है, वो इतने बड़े साइज़ के हैं कि सूरज की रोशनी को टकराने के लिए मजबूर कर रहे हैं और उन्हें वो स्कैटर कर रहे हैं। यानी कि जो हवा में जो धूल के कण हैं उनकी साइज़ कोलाइडल पार्टिकल की साइज़ होगी, तभी ये स्कैटरिंग हो रही है और तभी वो ग्लो कर रहे हैं, और इसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो टिंडल इफेक्ट एयर में भी होता है और लिक्विड में भी होता है। ठीक है, तो ये जो टिंडल इफेक्ट है ये ट्रू सोल्यूशन के द्वारा नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल के साइज़ बहुत छोटे हैं, 1 नैनोमीटर से कम है, लेकिन कोलाइडल के द्वारा दिखाया जाएगा। अब इसके बाद अगर आप कहेंगे सर सस्पेंशन का क्या, सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट दिखाता है या नहीं, तो देखिए भाई एक चीज़ हम ये बता दें आपको, सस्पेंशन बना कैसे कि एक मुट्ठी आपने रेत ले ली, सैंड ले लिया और पानी में डाल दिया, पानी में डाला, 5 मिनट बाद सारी रेत नीचे आके बैठ गई। ठीक है, नीचे आके बैठ गई तो अब वो लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर रही है, वो सीधा ओपेक सोल्यूशन हो गया, उसने लाइट का रास्ता ही रोक दिया, वो अपने आर पार नहीं होने देगा। हाँ, लेकिन कुछ देर के लिए सस्पेंशन जो है वो टिंडल इफेक्ट दिखाता है इनिशियली, स्टार्टिंग में, जब रेत के छोटे छोटे कण ग्लास में आपने पानी में डाला तो जब वो ऊपर से पानी की ऊपरी सतह से पानी के बॉटम की तरफ धीरे धीरे जब आ रहे थे तो उस दौरान निश्चित रूप से थोड़ी बहुत स्कैटरिंग होगी। ठीक है, टिंडल इफेक्ट शो करेगा लेकिन परमानेंटली नहीं शो करेगा। जैसे ही सारे पार्टिकल सेटल डाउन होंगे टिंडल इफेक्ट सस्पेंशन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम लोग कुछ और एग्जांपल्स स्टडी करते हैं ट्रू सोल्यूशन के। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जैसे ही ट्रू सोल्यूशन आएगा एक एग्जांपल दिमाग में फिट रखेंगे और उसी से सारे पॉइंट्स को, सारे उसके प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया सुक्रोज डिजॉल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, साल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस, यूरिया इन वाटर, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का मतलब विनेगर, इसके बाद कॉपर सल्फेट इन वाटर, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, इसे नीला थोथा भी कहते हैं। ये जो है ये पानी में जब डालेंगे तो ये ट्रू सोल्यूशन बनाएगा। ऑल आयोनिक कंपाउंड्स इन वाटर, केमिस्ट्री में जब हम लोग आगे कार्बन एनिड्स कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसी में हम आपको आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, वो भी ट्रू सोल्यूशन बनाता है। इसके बाद आ गया इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल क्या होता है ये भी हम लोग कार्बन एनिड्स कंपाउंड में पढ़ेंगे कि ये अल्कोहल है और इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। और लास्ट में एक और आ गया एयर, क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है और जो गैस है वो हमें दिखाई नहीं देती है। हम लोग क्लासरूम में बैठते हैं तो तमाम तरह की गैसेज एयर में मिक्स हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि वो ट्रू सोल्यूशन बना रही हैं, उसके कण इतने छोटे हैं कि लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर सकते हैं, और जब तक स्कैटरिंग नहीं करेंगे लाइट उससे टकराएगी नहीं, टकरा के हमारी आंखों तक नहीं आएगी, तब तक वो हमें दिखाई नहीं देगा। इसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन, तो कोलाइडल सोल्यूशन के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ हमने दूध या उसके प्रोडक्ट्स के रूप में खाया पिया और फिर वो जाके हमारे अंदर खून बन गया तो उसी के बारे में हमें डिटेल में लिख देना है। तो मिल्क हो गया, बटर हो गया, ब्लड हो गया, कर्ड है, चीज़ है। तो देखिए मिल्क प्रोडक्ट क्या हो गए, मिल्क, बटर, कर्ड, चीज़। ठीक है, ये सब क्या बनाएंगे, शरीर में जाके खून बनाएंगे, तो ये हो गया ब्लड। फिर उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पेंट, फॉग, स्मोक, मिस्ट, एसेट्रा। ठीक,
तो अब इसके बाद आते हैं सस्पेंशन पे। सस्पेंशन का मैंने पहले ही बताया, पानी में आप रेत डाल दीजिए वो हो गया, या फिर मडी वाटर हो गया। अच्छा, अब देखिए सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजिनस मिक्सचर है। हेट्रोजिनस मिक्सचर के दो रूप हैं, कोलाइडल और सस्पेंशन। जो कोलाइडल है वो कंफ्यूजिंग है, वो आंख को भी धोखा दे देता है क्योंकि देखने में लगता है कि होमोजिनस है। लेकिन सस्पेंशन की ये खासियत है कि ये देखने में ही पता चल जाता है कि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे कि पानी में तेल मिला हुआ है तो आपको दो लेयर दिख जाएगी, पानी ऊपर, तेल ऊपर और पानी नीचे, इसका मतलब कि ये सस्पेंशन है। पानी में पाउडर मिला दिया, पाउडर साफ दिखाई दे रहा है, पानी अलग दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सस्पेंशन है। पानी में चौक मिला दीजिए, चौक अलग दिखाई दे रहा है, पानी अलग दिखाई दे रहा है। पानी में जो है धूल गंदगी मिला दीजिए, पानी में आटा मिला दीजिए। तो सबसे बड़ी खासियत तो इसकी सस्पेंशन की ये है कि ये हमको अगर ध्यान से देखें तो ऐसे ही उसके जो है दिख जाते हैं कि एक से अधिक चीज़ें इसमें मिली हुई हैं और हमारी आंखें उसको क्लियर कट देख पा रही हैं। तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये होमोजिनस होगा। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से जो है इसको आप लोग डिटेल पढ़ेंगे। अब लास्ट में एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको कि ये जो है आपके बुक में पेज नंबर 18 पे कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में है क्या कि जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि ये सोल्यूट के इक्विवेलेंट है, और डिस्पर्सिंग मीडियम ये सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट है। चीज़ें वही हैं, बस नाम बदल दिया है। सोल्यूट और सॉल्वेंट का इस्तेमाल हम लोग ट्रू सोल्यूशन के लिए करेंगे। जैसे ही कोलाइडल की बारी आएगी हम लोग सोल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज बोलेंगे और सॉल्वेंट को डिस्पर्सिंग मीडियम कहेंगे। तो देखिए जब हवा में लिक्विड के कण मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और उनकी साइज़ 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होती है, तब हम उसे एरोसॉल कहेंगे। आपको बस यहाँ कोलाइडल में यही चीज़ याद करनी है कि सोल्यूट किस स्टेट में है, सॉल्वेंट किस स्टेट में है और उस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं। तो एरोसॉल कहते हैं, जैसे कि फॉग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट। तो क्लाउड्स का मतलब बादल। भाई बादल कैसे बनते हैं कि एटमॉस्फेयर में ऊपर जो है वाटर वेपर जब जाके कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं तब वो बादल कहलाते हैं। यानी कि हवा में पानी के कण यानी कि हवा यानी कि गैस, और पानी के कण यानी कि लिक्विड। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो गई, हवा यानी कि गैस, और डिस्पर्स्ड फेज क्या हो गया, लिक्विड यानी कि पानी। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, एरोसॉल कह देंगे। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड आ गया कि अगर हवा में सॉलिड पार्टिकल्स मिले होंगे तो उसे हम लोग एरोसोल कहेंगे। देखिए दोबारा एरोसोल नाम आया है, जैसे कि धुआं। तो धुआं किस चीज़ का बनता है, क्लास 8th में हम लोगों ने पढ़ा है कि हवा में जब अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल मिक्स हो जाते हैं तभी धुआं बनता है। तो एक्चुअली में बच्चों एक करेक्शन इसमें करना है कि ये जो एरोसॉल की जगह यहाँ एक्चुअल शब्द होना चाहिए सॉलिड एरोसॉल। ठीक है, ये आप लोग क्लास से 10th के बाद 11th में पढ़ेंगे कि इसे हम लोग सॉलिड एरोसॉल कहते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए अलग अलग इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं, बस आपको इसमें एग्जांपल सहित इसको याद कर लेना है। अब जिस एग्जांपल को मैं बार बार दोहरा रहा था, मिल्क एक्चुअल में क्या है, इमल्शन है। इमल्शन क्यों है, क्योंकि ये लिक्विड में लिक्विड को मिक्स किया गया है। कैसे भाई, पानी, दूध में पानी होता है तो पानी में हमने क्या मिक्स किया है, फैट यानी कि अगर वो लिक्विड स्टेट में हो तो हम उसे ऑयल कहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि दूध में जो मलाई पड़ती है वो फैट है, फैट लिक्विड स्टेट में है और पानी खुद भी लिक्विड स्टेट में है। तो लिक्विड और लिक्विड जब मिक्स होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, उस सोल्यूशन को इमल्शन कहेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ हम आपको यहाँ बता दें कि आप जितना भी डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स मीडियम देखेंगे, कहीं आपको गैस इन गैस का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि इधर भी गैस लिखा है और उधर भी गैस लिखा है। ठीक है, दोनों तरफ गैस नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर गैस में गैस को मिक्स करेंगे तो क्लास 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एयर इज होमोजिनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या होती है, ये गैसेस का मिक्सचर है, और जब भी एक गैस दूसरे गैस में मिक्स होगी वो हमेशा होमोजिनस ही रहेगी। और यहाँ हम लोग कोलाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि हेट्रोजिनस है, तो इसलिए गैस इन गैस का जो एग्जाम्पल है वो कोलाइड्स में आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ अंत में आपके यहाँ दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आपकी बुक में दिया गया है। ये एकदम प्योरली मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन है। जैसे कि अब एक आपको हम इसमें बताएं, 3 टाइप से हमें आंसर निकालना है कि भाई हमने जो है सॉल्यूशन ले लिया,
ठीक है। या जैसे ऐसे करिए कि पानी ले लिया, पानी में हम लोगों ने पानी का वजन हमने नाप लिया कि भाई ठीक है पानी का वजन कितना है, कितने ग्राम है, और उसके बाद हम लोगों ने उसमें मेज़र करके नमक डाल दिया, नमक का भी हमने वजन ले लिया। ठीक है। अब तो मान लीजिए पानी हमने 100 ग्राम लिया और नमक हमने 50 ग्राम लिया। तो अब आपसे पूछेगा, तीन तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। पहले पूछेगा मास बाई मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास बाई मास। तो देखिए एकदम सिंपल है, मास बाई मास। पहला शब्द क्या आया, मास। तो हम आप लोग इसे न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, मास। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट। उसके बाद क्या शब्द है, बाई, बी वाई बाई। बाई का मतलब होता है अपॉन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये जो अपॉन है इसको हम लोग बाई भी बोलते हैं। तो मास बाई मास, तो पहला मास आया मास ऑफ सोल्यूट, बाई का मतलब अपॉन, और दूसरा आया मास, इसका मतलब मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास बाई मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। इसके बाद शब्द है परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो मास बाई मास परसेंट का मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक, इसी प्रकार से देखिए फिर एक क्वेश्चन आया है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो ठीक है, पहला शब्द आया मास, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट। बाई का मतलब अपॉन, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ऊपर सोल्यूट है, नीचे सोल्यूशन है, तो मास बाई वॉल्यूम हो गया, परसेंटेज लिखा है यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 100। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहला शब्द क्या हो गया, वॉल्यूम, ये किसके लिए है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। बाई, बाई का मतलब अपॉन। फिर से शब्द आया वॉल्यूम, तो ये किसके लिए है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। फिर शब्द आया परसेंटेज यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले हैं और आपकी किताब में जो एग्जाम्पल दिया गया है, चलिए उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। A solution contains 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो चलिए भैया इसमें जो नमक है, नमक का वजन कितना है, 40 ग्राम, पानी का वजन कितना है, 320 ग्राम। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ, कॉन्सेंट्रेशन बताना है, किस रूप में बताना है, तीन में से किस रूप में बताना है, मास बाई मास परसेंटेज। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, पहला मास हो गया मास ऑफ सोल्यूट, दूसरा हो गया मास ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को जोड़ना पड़ेगा, 40 और 320 दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 40 अपॉन 360, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 क्यों करेंगे, क्योंकि इसने क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाई मास परसेंटेज। हमें परसेंटेज के हिसाब से आंसर निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे और आंसर 11.1% आएगा। तो बच्चों जब भी न्यूमेरिकल आए तो एक नियम हमेशा बना लीजिए कि सबसे पहले एनसीईआरटी में जो सोल्यूशन दिया गया है उसे हम कायदे से समझेंगे, एक दो बार सॉल्व करेंगे और उसके बाद ही फिर कठिन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका अगला पार्ट देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।